चलिए आज अपना लोग स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में अपना लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे। तो चलिए पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते और फिर स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले अपना लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो कंबाइन होगा हो रहा होगा, जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो रहा होगा और कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा। मतलब कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो 2 या मोर देन 2 होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट 2 या फिर मोर देन 2 होगा। वहीं पर बात करें प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो इसको अपना लोग डिफाइन कैसे किए थे कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें अपना लोग देखे थे क्या चीज की मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नहीं मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बना रहा था, नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद अपना लोग देखे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? डिकम्पोजिशन। नाम से ही ये भी क्लियर है, नाम से ही डिकम्पोजिशन मीन डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना, टूटना। अरे सर, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इसमें रिएक्टेंट सिंगल होगा। क्या बोल रहे? रिएक्टेंट सिंगल होगा और वो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के डिकम्पोज होकर के 2 और मोर प्रोडक्ट देगा। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। चलिए अब बात आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट लिबरेट करता है, रिलीज करता है, बाहर निकलता है। समझ पा रहे हैं बात को? यस, मतलब कोई सिस्टम है और उससे हीट बाहर निकल रहा है तो अपना लोग क्या बोलेंगे, वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलिए आज अपना लोग पहले पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन। तो चलिए आज अपना लोग पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, और रिएक्शन which proceed with absorption of heat is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। क्या बोल सकते हैं आप? द रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed called endothermic रिएक्शन। बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, हीट का जरूरत पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब हीट का जरूरत होना, एक्सो मींस हीट का बाहर निकलना। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब इसका कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख चुके हैं पहले से। क्या लिखे हैं कि रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2 और नाइट्रोजन गैस है तो इसके लिए G सिंबल, फिर प्लस
प्लस के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, और ये भी गैस है तो इसके लिए, और इसके लिए हीट का जरूरत पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, इसके लिए हीट का जरूरत पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर प्लस करके HEAT हीट लिख लीजिए, प्लस करके आप हीट लिख लीजिए, और इधर ये बनाता है NO, क्या बनाता है, NO, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, NITRIC, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये भी गैस ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हीट का जरूरत पड़ता है, तो इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या एरो के ऊपर में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट का जरूरत पड़ता है। चलिए अगला रिएक्शन है क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस या प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर गैस का फॉर्मूला आप लोग को पता है, वाटर गैस का फॉर्मूला होता है क्या चीज, यहीं पर लिख देते हैं CO प्लस H2, ये दोनों मिलकर के ये क्या है, वाटर गैस है। CO प्लस H2 को वाटर गैस बोलते हैं। तो देखिए ये बनता कैसे है, ये बनता है कैसे, कार्बन प्लस वाटर, कार्बन का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं, और ये रिएक्शन वैसे होता नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए, करने के लिए अपना लोग को जरूरत पड़ता है किसका, हीट का, और जैसे ही हीट देते हैं तो एक गैस बनता है, और उस गैस को बोलते हैं वाटर गैस, CO प्लस H2, ये है क्या चीज, वाटर गैस, वाटर गैस। तो चलिए आपको ये चीज समझ में आया होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में हीट का जरूरत पड़े, मतलब इसके और इसके रिएक्शन, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाने के लिए अपने लोग को हीट का जरूरत पड़ा है, तब जाके ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। उसी तरह बात करें कार्बन और वाटर के बीच में रिएक्शन होने के लिए अपना लोग को हीट का जरूरत पड़ा है, तब जाके वो रिएक्शन हुआ है और फॉर्मेशन हुआ है वाटर गैस का। तो चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया है, तो इसको आप लोग तेजी से लिखिए, और फिर अपना लोग आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। चलिए लिख लिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही क्लियर, यहाँ पे डिस्प्लेस मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ठीक है। चलिए इसको अपना लोग एक रिएक्शन से समझते हैं, और यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए 3 पॉइंट लिखे हैं, 1, 2 और 3 पॉइंट लिखे हैं। ये तीनों पॉइंट कहीं न कहीं इसके डेफिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट को पढ़िए, तो आप क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, अ रिएक्शन इन विच एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। अ रिएक्शन कोई भी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस रिएक्शन में अगर एटम है तो एटम के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा तो ग्रुप ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिप्लेस्ड हो रहा है, वहां से हट रहा है, किसके द्वारा, किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें कि मान लीजिए ये ए और बी आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ए और बी आपस में जुड़ा हुआ है, और क्या करते हैं कि इस ए बी का रिएक्शन सी से करवाते हैं, किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहां से जो है बी गायब हो जा रहा है, बी निकल जा रहा है, मतलब ये सी क्या कर रहा है, बी को भगा दे रहा है, तो और सी ए के साथ आ गया और बी को साइड कर दिया। समझ पा रहे हैं यहाँ पे,
इन दिस रिएक्शन, देखिए आप समझिएगा, इस बात को समझिएगा, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन C डिस्प्लेस B, इन दिस रिएक्शन C क्या क्या डिस्प्लेस कर दिया, किसको, B को, फ्रॉम AB, फ्रॉम AB। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे मान यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ जिसमें क्या कि ये C जो है B को भगा दिया, कहां से, तो AB से, और B के जगह पे आ गया C, और क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, AC का, और B साइड हो गया। ठीक है, चलिए एक बात और समझिए, यहां पर कौन डिस्प्लेस किया है, C, किसको डिस्प्लेस किया है, B को। तो इससे क्या समझ में आता है, सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि C इज मोर रिएक्टिव देन B। सो वी कैन से C is more reactive than B। हम ये कह सकते हैं कि क्या, कि C जो है ज्यादा रिएक्टिव है B से। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या बोले, ध्यान से सुनिए, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। आप आगे की क्लास में पढ़िएगा रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो टॉप पे रहता है उसको ज्यादा रिएक्टिव मानते हैं, जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है उसको कम रिएक्टिव मानते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग लॉकडाउन में, अभी आप लोग घर में बैठे हुए होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन होगा, तो अगर वो मोबाइल यूज कर रहा होगा तो आप क्या कर रहे होंगे, उसके कान के नीचे एक बजा करके और मोबाइल ले लेते होंगे। नहीं, इसका मतलब, या कहीं आप ही छोटा भाई या बहन हो तो आपके बड़े भाई या बहन क्या करते होंगे, आपके कान पे बजा करके मोबाइल ले लेते होंगे। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बड़ा भाई या बहन है वो आपसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो चलिए, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बोल रहे हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अभी इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल से समझेंगे अपना लोग। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभी ये मान लीजिए अगर एटम है तो ये एटम इस एटम को डिस्प्लेस किया है, अगर ये ग्रुप ऑफ एटम है तो ये इसको डिस्प्लेस किया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से इस डिफिनेशन को समझते हैं। क्या है यहाँ पे कि अ रिएक्शन इन विच, उसमें क्या हुआ है कि एटम C, ठीक है, एटम B रिप्लेस्ड हुआ है बाय अनदर एटम C। यही ना लिखा हुआ है यहाँ पे, अ रिएक्शन इन विच एटम रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, तो इन विच एटम B रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम C, ठीक, नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए दूसरा पॉइंट एक बार पढ़ के देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है कि द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट। ये भी वही बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट। जैसे मान लीजिए C रिप्लेस कर रहा है B को, C एक एलिमेंट है जो कि दूसरे एलिमेंट B को रिप्लेस कर रहा है, तो उसको अपना लोग क्या बोल दिए, कहां से, तो फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है, AB से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है C B को, क्योंकि C मोर रिएक्टिव है B से, C ज्यादा रिएक्टिव है B से। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट आप पढ़िए, तो क्या बोल रहा है कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive element C displaces less reactive element B। समझ पा रहे बात आप कि यहाँ पर C ज्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। तीनों पॉइंट का एक ही मीनिंग निकलता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा।
उसके कंपाउंड से। चलिए इसी को और भी एग्जांपल से अपना लोग समझते हैं। चलिए एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल से। चलिए दूसरा एग्जांपल, ये तो बस ऐसे ही जनरल एग्जांपल था, एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है कि अपने पास एक कंटेनर है, बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर है तो क्या करें, पानी भर दीजिए उसमें। चलिए पानी भर दिए, क्या है कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या किए, इस कंटेनर में अपना लोग क्या डाल दिए, CuSO4, क्या डाल दिया इस कंटेनर में, CuSO4। और इसमें पहले से क्या है, इसमें पहले से है H2O, क्या है H2O, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप इसमें डालिएगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि कॉपर सल्फेट इसमें जाके डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो गया, अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। अब क्या, तो अब क्या करेंगे अपना लोग, इसमें एक मेटल को डालेंगे, ठीक है। एक मेटल को अपना लोग डाल दिए, कौन सा मेटल, तो मान लीजिए वो मेटल क्या हो सकता है, मान लीजिए मैग्नीशियम है वो मेटल, इस केस में क्या है मैग्नीशियम है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन बना तो उसमें अपने लोग क्या किया, मैग्नीशियम को डाल दिए, किसको डाल दिए, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम होता है सॉलिड, चलिए डाल दिए। तो क्या होगा, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, ठीक है। ये भी मेटल, ये भी मेटल। तो आप एक चीज और याद रखिए कि मेटल, मेटल लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। चलिए ये मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पर ये कॉपर मेटल है। आप यहाँ पे जान लीजिए कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा, ठीक है। और खुद मैग्नीशियम कॉपर के जगह पे चला जाएगा। तो चलिए, तो मैग्नीशियम आ गया यहाँ पे, तो क्या बनाया MgSO4 और कॉपर को बाहर कर दिया, कॉपर को बाहर कर दिया। मतलब जैसे ही मैग्नीशियम इसमें डाले तो कॉपर नीचे में बैठ गया, कॉपर नीचे में बैठ गया, और ये मैग्नीशियम क्या हुआ, इस वाटर में कॉपर सल्फेट के साथ डिजॉल्व हो गया, MgSO4 बना करके वाटर में डिजॉल्व हो गया, वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, किसका, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया, कॉपर नीचे बैठ गया। देखिए क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर मैग्नीशियम डिस्प्लेस किया है कॉपर को। तो इससे क्या पता चलता है कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, रिएक्टिविटी मैग्नीशियम का ज्यादा है कॉपर से, ठीक है। तो चलिए और भी अपना लोग रिएक्शन समझेंगे, पहले आप लोग इसको लिखिए, तेजी से लिखिए, तो चलिए लिखिए जैसे। तो चलिए आप लोग आगे अब एग्जांपल से समझते हैं इसी रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपना लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब ये हुआ कि ये कॉपर सल्फेट वाटर में है, और वाटर में जब कॉपर सल्फेट रहता है तो वो किस कलर का रहता है, ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का। और इसका रिएक्शन जब आप आयरन से करवाइएगा, आयरन सॉलिड, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, अपने पास एक कंटेनर है, अपने पास क्या है, एक कंटेनर है, उसमें क्या है, CuSO4, क्या है, CuSO4 है, ठीक है। और इसमें जब आप आयरन का नेल डालिएगा, क्या चीज डालिएगा, कांटी जिसको आप लोग बोलते हैं, आयरन का नेल डालिएगा, ठीक है, आयरन का नेल, ये क्या है, आयरन नेल, आयरन नेल डालिएगा, ये आयरन नेल, तो क्या होता है कि आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बना लेगा, FeSO4,
4 का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर बाहर नीचे बैठ जाएगा। कॉपर क्या होगा इसमें नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज अपना लोग को कैसे पता चलेगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, आयरन जैसे ही रिएक्ट कर लेगा तो बना लेगा FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन और इसका कलर क्या होता है ग्रीन। क्या होता है ग्रीन। तो जैसे ही कलर में चेंजिंग आएगा तो अपना लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है रिएक्शन हो गया है। मतलब क्या हुआ कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन तो ये हुआ। चलिए और भी रिएक्शन अपना लोग करेंगे। जैसे दूसरा रिएक्शन ये देखिए, ये तो पहला रिएक्शन हुआ और भी पहले था तो मान लीजिए कितना ये दूसरा। चलिए तीसरा रिएक्शन, जैसे मान लीजिए अपने पास है Ki। क्या है Ki, इसको बोलते हैं क्या चीज पोटासियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको पोटासियम आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो पोटासियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें क्या कर देते हैं अपना लोग मान लीजिए क्लोरीन को डाल देते हैं। क्लोरीन को इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन को जब डालेगा तो क्या होगा यहाँ पर क्लोरीन का रिएक्टिविटी, देखिए क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन का रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें रिएक्टिविटी का, क्या चीज का रिएक्टिविटी का, तो वो जो है क्लोरीन का ज्यादा है आयोडीन से। ठीक है, क्लोरीन का ज्यादा है आयोडीन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है। क्या बन जाएगा KCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और I2 नीचे में बढ़ जाएगा। आयोडीन सॉलिड होता है तो नीचे में बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है पोटासियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें क्या है पोटासियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें वाटर है एक्वस सॉल्यूशन। इसमें अपना लोग क्या डाल दिए Cl2 डाल दिए। जैसे ही अपना लोग Cl2 डालेंगे इसमें तो ये क्या करेगा इसके साथ रिएक्शन करेगा, KCl बनेगा और आयोडीन जो है नीचे में बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए तो ये रिएक्शन भी अपना आप लोग को समझ में आ गया। देखिए एक्चुअली में होता क्या है वो चीज को समझिए। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है ये CuSO4 जो यहाँ पर Cu प्लस प्लस में टूटता है, SO4 माइनस माइनस में टूटता है। ठीक है, और यहाँ पर ये Fe जो है Fe पर 2 प्लस होता है। तो ये प्लस वाला जो है ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ कंबाइन होता है और ये उधर साइड हो जाता है। वहीं पर बात करें इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन में क्या होता है कि प्लस में टूटता है, आयोडीन माइनस में टूटता है, क्लोरीन Cl माइनस में। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ कंबाइन हो जाता है और ये साइड में जाके I2 का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो चलिए आप लोग तेजी से इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया, मिटा दें। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए ये तीसरा रिएक्शन हो गया। चलिए और भी कुछ रिएक्शन आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं, मेरा मकसद है आपको ये दिखाना कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, और कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है ये चीज भी आप लोग क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आयरन क्या किया कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन क्या किया कॉपर को डिस्प्लेस किया। चलिए वैसे लिख देते हैं कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, उसको याद करने का तरीका भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज लिखा ही देते हैं। जैसे ये देखिए केदार, यहाँ पे लिखते हैं ज्यादा स्पेस मिलेगा। क्या चीज रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ये आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको पहले लिखेंगे, जो कम रिएक्टिव है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे ये देखिए इसको जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन क्या है,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है बताइए, ये क्या है? पोटासियम। पता है ना आपको? नहीं पता है तो लिख लीजिए, ये क्या है? पोटासियम। ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? कैल्शियम। ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। ये जिंक, आयरन, और इसको क्या बोलते हैं? लेड, LEAD, लेड। इसको क्या बोलते हैं? IR, आयरन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? कॉपर। ठीक है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, लेड है, आयरन है, ये क्या है? जिंक। ये तो एल्यूमिनियम पता है, ये मैग्नीशियम पता है, ये कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको अगर पिछला रिएक्शन याद हो तो आयरन डिस्प्लेस किया था किसको? कॉपर को। क्यों? क्योंकि आयरन यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या किया था? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है, चलिए एक और रिएक्टिविटी सीरीज आपको लिखा देते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर बात करें इन सब में तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इस सब में, इस चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो देखिए आप पिछला रिएक्शन में क्लोरीन क्या किया था? आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे है, आयोडीन यहाँ पे है, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इधर से जो इधर जाइएगा तो रिएक्टिविटी घट रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर रिएक्टिविटी घट रहा है। तो चलिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक और सवाल आपको बता देते हैं। जैसे देखिए जिंक है, ठीक है, और जिंक होता है सॉलिड। ये क्या किया? इसको अपना लोग क्या किया? HCl एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये एसिड है, एसिड में डाल दिए। ठीक है, जिंक को इस एसिड में डाल दिया, HCl में। जिंक का रिएक्शन अपना लोग एसिड से करवा रहे हैं, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, जिंक पर तो होता है 2 प्लस, ये इसमें क्या होता है? H पे प्लस, Cl पर माइनस। ठीक है, तो ये देखिए जिंक और ये क्या है? हाइड्रोजन। ये जिंक और ये हाइड्रोजन। बात करें तो जिंक यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पे, कौन ज्यादा रिएक्टिव? जिंक और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव? जिंक ज्यादा रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। तो जिंक क्या करेगा? इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा? ZnCl2, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। बात आता है सर ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर क्या है, जिंक पर 2 प्लस है और क्लोरीन पर 1 माइनस है, क्लोरीन पर 1 माइनस और जिंक पर 2 प्लस। तो क्या हुआ है? ये 2 प्लस है तो 2, 1 माइनस है तो 1, यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए। तो क्या बना? Zn क्या गो? एगो, Cl क्या गो? 2 गो, तो Cl 2। तो हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। इसको बोलेंगे क्या? जिंक क्लोराइड। क्या बोलेंगे? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में अपना लोग और भी कुछ रिएक्शन देखेंगे। और हाँ, रिएक्शन वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, अगर कहीं पर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से देखिए। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगा। हाँ, लेकिन एक बात और है कि ये टॉपिक क्या है कि आप यहाँ पर पढ़े, अभी क्लास 8 में भी पढ़िएगा, क्लास 10th में भी पढ़िएगा, तो ये बहुत आसान लगने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।